नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार की सियासत में आज का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि रुपौली विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जेडीयू कैंडिडेट कलाधर मंडल को जिताने के लिए रुपौली पहुंच गए। और किस तरीके से नीतीश कुमार ने बीमा भारती के खिलाफ वहां पर बड़ी बड़ी बात कही है, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताएं कि बिहार की सियासत में जिस तरीके से इन दिनों कुशवाहा कार्ड चल रहा है, ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा 2 दिवसीय बैठक की है। और आज उन्होंने लालू यादव को लेकर भी अपनी बात रखी और काराकाट में हार को लेकर उनकी जो समीक्षा रही, उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन बहुत कुछ बातें छुपाई भी हैं। तो वो भी हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक बिहार में शिक्षा विभाग के जो एसीएस थे वो के पाठक थे। किस तरीके से शिक्षकों की और जनप्रतिनिधियों की भी उन्होंने वेतन रोक दिए थे, लेकिन अब उनके साथ ही उल्टा हो गया है। उनका वेतन जून महीने का रुक गया है। और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के जो नए एसीएस हैं, एस सिद्धार्थ, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आम पब्लिक से मिलने कभी ट्रेन में पहुंच जाते हैं। तो आज बिहार में राजधानी पटना के अंदर राजभवन के पास बच्चियों से भरी ई रिक्शा को रोककर उनसे ही पूछ लिया कि देरी क्यों हुई, क्या बात है, स्कूल जाने में लेट क्यों हुआ। और वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का एक बयान अब बिहार की सियासत में भूचाल मचा रहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार बहुत जल्द अगस्त के महीने में ही गिर जाएगी। तो विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सबसे पहले तो यही सवाल है कि नीतीश कुमार अब उपचुनाव के एक्शन मोड में, आज रुपौली में जिस तरीके से बीमा भारती पर गरजे हैं, लग रहा है कि वो जो गुस्सा था, वो खुन्नस था, आज निकला है। बीमा भारती पर वो गरजे जरूर हैं, मगर इस गरज में उन्होंने खुद अपनी पोल खोल ली है। हाँ, और इससे ये भी पता चलता है कि बिहार में कैसे कैसे लोगों को मंत्री बनाया जाता है। और यही वजह है कि बिहार का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है और प्रशासन लुंज पुंज होता है। उन्होंने आवेश में ये कह दिया कि मैंने ही इसको मंत्री बनाया था, इसको बोलना भी नहीं आता था, ये पढ़ती भी नहीं थी, कुछ जानती नहीं थी, मगर मैंने इसको मंत्री बना दिया। यानी आपने उसको उपकृत किया। वो कह रहे हैं कि मैंने आगे बढ़ाने के लिए ऐसा किया। तो आगे बढ़ाने के कई तरीके हैं। आपने उसको विधायक बना दिया, वो भी एक तरीका है उसको सशक्त करने का, आगे बढ़ाने का। मगर मंत्री बनाने में तो योग्यता कुछ आधार होना चाहिए कि योग्य लोगों को जो सूझबूझ रखे, जो विभाग को चला सके, उसके काम को की निगरानी कर सके, अधिकारियों को नियंत्रित कर सके, वैसे व्यक्ति को मंत्री की जिम्मेवारी दी जानी चाहिए। और माना यह जाता है कि योग्य लोगों को मंत्री बनाया जाता है। मगर उन्होंने खुद ये कह दिया कि इसको कुछ नहीं आता था और मैंने मंत्री बना दिया। तो इसका मतलब कि आपकी मर्जी, आप जो चाहें सो कर दें। और इसीलिए रोज़ पुल गिर रहे हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य की मांग आप कर रहे हैं। अगर काबिल लोग मंत्री में मंडल में आते तो बिहार का विकास होता, बिहार की दुर्दशा नहीं होती। तो उन्होंने एक बड़ा सच अनजाने ही उद्घाटित कर दिया है, बोल दिया है। और ये सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, तमाम सरकारें अब तक जो बिहार में बनी हैं, उन सब ने यही किया है। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, ये सब तालमेल करने में अयोग्य लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, नकारा लोगों को भी मंत्री बनाया गया, जिसके चलते बिहार आज भुगत रहा है। बिहार की जनता भुगत रही है। नेताओं की मर्जी के आगे राज्य पिछड़ा बना हुआ है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी गए थे नीतीश कुमार के ही मंच पर। वो काफ़ी ज़्यादा तेजस्वी यादव पर भड़कते नजर आए, उनको सुनाते दिखाई दिए। रोड शो भी उन्होंने किया। तो एनडीए ने अभी से ही एकजुटता का प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रचार प्रसार के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं रुपौली में। देखिए, ये तो उपचुनाव है और एक सीट का है। कुछ वर्ष पहले तक ये होता था कि आम तौर पर मुख्यमंत्री उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते थे। मगर अब प्रतिद्वंद्विता इतनी कड़ी हो गई है
और चुनावी लड़ाई को लोग नाक की लड़ाई बना लेते हैं, आन की लड़ाई बना लेते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्रियों ने भी प्रचार करना शुरू कर दिया। उसी सिलसिले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी गए वहाँ। मगर ये कितना वहाँ असर डालेगा ये दौरा, क्योंकि एक और तो सरकार की खूब फजीहत हो रही है। गनीमत है, शुक्र मनाना चाहिए कि आज पुल गिरने की कोई खबर नहीं आई, या मुख्यमंत्री जब वहाँ भाषण कर रहे थे उस समय कोई ऐसी खबर फ्लैश नहीं हुई कि पुल कहीं गिर गया। तो इस बदनामी के बीच मुख्यमंत्री वहाँ गए, उप मुख्यमंत्री गए और उन्होंने सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई और लोगों से अपील की कि उनके उम्मीदवार को जिताइए। जदयू के जो उम्मीदवार हैं कलाधर मंडल, उनको वोट दीजिए ताकि वो क्षेत्र का विकास कर सकें। मगर विकास क्या करेंगे, वो जीत के आएंगे, समझेंगे तब तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ये एक खानापुरी ही है वहाँ। इस चुनाव के होने न होने का कोई बहुत मतलब नहीं है, मगर ये है कि अच्छा वोट अभी लाएंगे, कलाधर मंडल जीत जाएंगे तो फिर अगले चुनाव में उनकी सीट पक्की हो जाएगी। और बीमा भारती हार जाएंगी तो अगले चुनाव में भी शायद उनको टिकट ना मिले। तो ये एक ट्रायल है। जो आम चुनाव होना है विधानसभा का, उसके लिए इसको आप ट्रायल मैच समझ सकते हैं। पूर्णिया की जो लोकसभा की सीट थी वो आन बान शान की सीट बन गई थी राजद के लिए। बुरी तरह हार देखनी पड़ी। पप्पू यादव जीत गए। पप्पू यादव अभी रुपौली में बीमा भारती के समर्थन की बात अप्रत्यक्ष तौर पर करते हैं, नाम कहीं भी नहीं लेते हैं। इसी तरह से रुपौली भी वही बन चुका है, क्योंकि बीमा भारती जदयू छोड़कर राजद से आई हैं। जदयू को इस बात की चिंता है कि उसकी जो सीट है वो उसके पास रहे। राजद को इस बात की चिंता है कि जदयू की सीट छीनी जाए, और बीमा भारती को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। बिल्कुल, राजनीति में सबको अपनी अपनी चिंता है, मगर सवाल बड़ा ये है कि बिहार की चिंता कौन करेगा। बिहार की चिंता करने वाला आज बिहार की राजनीति में बहुत कम लोग हैं, और अगर ये संख्या ज़्यादा होती तो बिहार को इतना भुगतना नहीं पड़ता, ये दुर्दशा नहीं होती। तो वहाँ पप्पू यादव एक ताकत बन के उभरे हैं। बीच में वो उन्होंने पूर्णिया छोड़ दिया था और पटना केंद्रित राजनीति वो कर रहे थे, बिहार भर में घूम रहे थे, वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए थे, मगर उसमें उनको सफलता नहीं मिली, निराशा हाथ लगी। पटना में इतना काम किया मगर यहाँ बिल्कुल वोट नहीं मिला उनको। तो फिर से वो लौट के पूर्णिया गए और वहाँ उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा में जीत दर्ज की है। तो इसलिए उनके हौसले बढ़े हुए हैं। तो अब कांग्रेस से, राजद से कुछ उनकी अंदर खाने बातचीत हुई है, जिसके चलते वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से बीमा भारती का समर्थन कर रहे हैं रुपौली में, मगर दूरी भी बनाए हुए हैं। दूरी बना करके अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं, इशारों में बात कर रहे हैं। पप्पू यादव खुल के नहीं बोल रहे हैं, मगर ये भी कह रहे हैं कि वहाँ उनको जीतना चाहिए। बेटी है बीमा भारती। हाँ, बीमा भारती बेटी हैं, उनके पक्ष में बात करते हैं, फिर कभी कुछ एक अलगाव की बात भी बोल देते हैं। यानी वो कुछ रहस्य रोमांच बनाए हुए हैं ताकि उनका भी ये बचा रहे, प्रतिष्ठा बची रहे और वहाँ चुनाव में भी फायदा हो जाए। पूर्णिया में करारी हार के बाद अब खबर है कि तेजस्वी यादव रुपौली में बीमा भारती के प्रचार के लिए 8 तारीख को, जो प्रचार की आखिरी दिन है, उस दिन जाएंगे। उस जो इंडिया बनाम एनडीए उन्होंने कर दिया था पप्पू यादव के खिलाफ, अब उसको लेकर कुछ बोल पाएंगे? देखिए, पप्पू ये तेजस्वी यादव के लिए भी ये नाक का सवाल है, क्योंकि वहाँ वो हार चुके हैं, बुरी तरह हारे हैं। तो अब वो चाहेंगे कि किसी भी तरह ये सीट जीत लें ताकि कुछ प्रतिष्ठा, उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लौट सके और अपनी ताकत का एहसास वो करा सकें। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है, बीमा भारती का कितना वहाँ असर बचा है, ये सब की परीक्षा होनी है इस चुनाव में। 10 जुलाई को तो 10 जुलाई को वहाँ मतदान है, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा तो सब पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है, और यही पैमाना बनेगा विधानसभा चुनाव का। बिल्कुल। तो ये तो रुपौली की बात हो गई, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा 2 दिवसीय बैठक उन्होंने पार्टी की बुलाई थी, और इतिहास जो है उनका बड़ा अजब है, गजब है, क्योंकि हमेशा जब भी 2 दिवसीय बैठक उन्होंने पार्टी की बुलाई है, बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। लेकिन कल और आज की बैठक के बाद, मैराथन बैठक के बाद, पार्टी के तमाम नेताओं, पदाधिकारियों के साथ बैठक जब उन्होंने की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनसे पूछा गया कि काराकाट की हार की क्या समीक्षा हुई, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं। बड़े ही रहस्यमय तरीके से उन्होंने जवाब दिया है।
उन्होंने रहस्यमय तरीके से अपनी बात कही, बात का खुलासा नहीं किया, मगर चुप रह के भी उन्होंने सारी बात कह दी, क्योंकि पत्रकारों ने समझ लिया कि वो कहना क्या चाहते वो हैं। भी यही कह रहे थे कि आपको मालूम है हम कहना क्या चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं, न कहते हुए भी सारी बात कह दी। तो यही तो राजनेता, इसके कुशल मायने- राजनेता का की दर्शक पहचान इसके है। मायने कैसे निकाले, क्या कहना चाहते थे? कहना ये चाहते थे, 2 दिनों की उनकी समीक्षा बैठक थी पार्टी की, उसमें रिव्यू किया गया कि क्यों हारे। काराकाट से जो उनकी हार हुई उसकी समीक्षा हुई, दूसरे चुनाव परिणाम की समीक्षा हुई पूरे की, उधर चले गए। कुशवाहा वोट के राजद से जुड़ने की भी इशू पर चर्चा हुई, और भी संगठनात्मक मुद्दे पर भी चर्चा हुई। तो पत्रकारों ने उनसे जानना चाहा कि उस रिव्यू मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला, हार की वजह क्या है, क्यों आप हारे या हराए गए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, और कुशवाहा वोट शिफ्ट हो गया राजद में, ये बात भी कहना सही नहीं है। दोनों ओर के वोट इधर उधर हुए हैं, उधर के भी वोट इधर आए, इधर के भी कुछ वोट उधर गए, मगर वो आंशिक रूप से हुआ। तो ये कहना सही नहीं होगा कि पूरा कुशवाहा वोट राजद के समर्थन में हुआ। कुशवाहा समाज अभी भी हमारे साथ है और वो एनडीए के साथ रहेगा, ये उन्होंने भरोसा जताया। मगर माना ये जा रहा है कि समीक्षा बैठक में ये बात निकल के आई कि उनके साथ भीतरघात हुआ है और उसमें एनडीए के नेताओं का भी हाथ है, इसीलिए वो खुल करके बोलने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि इससे कलह और बढ़ेगा। और अभी जो राज्यसभा में भेजने और फिर मंत्री बनाने की बात हो रही है, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए और एनडीए के अंदर कहीं एक नया सिर फुटौल ना शुरू हो जाए, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मगर पहले भी ये बात चर्चा में आ रही थी कि पवन सिंह के पीछे एनडीए के कुछ नेताओं का हाथ है और उनकी पीठ ठोकी जा रही है कि खड़ा रहो तुम। पवन सिंह खड़ा रहे और नतीजा हुआ कि वो हार गए। हालांकि उन्होंने उस समय कहा था, उपेंद्र कुशवाहा ने, कि पवन सिंह को खड़ा करने के पीछे लालू प्रसाद का हाथ है। उस समय कहा था, चुनाव के समय कहा था, मगर समीक्षा में बात कुछ दूसरी आई, तो इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। तो ये साफ है कि उनको हराया गया वहाँ, जो वो खुद अपने नहीं बोलना चाहते, मगर उनके सूत्रों, पार्टी के सूत्रों ने ये कहा कि बैठक में ये बात आई कि उनके खिलाफ कैसे साजिश रच के उनको हरवाया गया। तो ये उपेंद्र कुशवाहा की खबर थी। अब थोड़ी बात बिहार के शिक्षा विभाग की कर लेते हैं। पिछले 1 साल से बिहार का शिक्षा विभाग के पाठक की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, चाहे बाहर हो या विधानमंडल में हो। के पाठक का तो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, नए एस सिद्धार्थ बने हैं और वो अलग तरीके से परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेनों में आम पब्लिक से मिलते हैं। आज राजभवन के पास स्कूल के बच्चों से मिल लिए और पूछ दिया कि टाइमिंग इतना है और तुम स्कूल जाने में इतना लेट कर दिए। वेतन के पाठक जी का रुक गया है, जो अब तक दूसरे का वेतन रोक रहे थे। देखिए, ये सब ठीक है कि आपका कंसर्न है, आप चिंतित हैं और पूछ रहे हैं, मगर ये लगता है कि दिखावा ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि के पाठक भी इसी तरह का धड़ाम धुड़ुम करते रहते थे, नतीजा कुछ नहीं निकला। ये थोड़ा सा मुलायम तरीके से कर रहे हैं, मगर जो मूल सवाल है उस पर चर्चा नहीं हो रही है कि शिक्षक नहीं हैं स्कूलों में। अभी भी बहुत सारे स्कूलों के भवन गिरे हुए हैं। अभी बरसात आया, कई जगह स्कूल डूब गए, पानी घुस गया, छत चू रहा है, बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, टेबल कुर्सी नहीं है, मास्टर साहब जा रहे हैं और टांग पसार के टेबल पर सो जा रहे हैं। ये कौन देखेगा? असल चिंता का विषय ये है कि स्कूलों को पढ़ाई लिखाई का केंद्र बनाना है, उस पर कोई चर्चा नहीं। बहाली हो रही है, मगर उसकी मॉनिटरिंग कहाँ हो रही है? पाठक जी ने शुरू की थी मॉनिटरिंग के समय पर अटेंडेंस बनाइए और रिपोर्ट कीजिए रोज। यहाँ भी अब है कि ऑनलाइन आपको। हाँ, मगर वो असल चीज़ है, संसाधन आप जब तक नहीं जुटाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, हाँक करके कितना हो शिक्षक और छात्रों को स्कूल में ले जाइए, मगर पढ़ाई कैसे होगी? अब बरसात में तो आधा बिहार डूब जाता है, वैसे ही स्कूल सब बंद हो जाएंगे, शिक्षक को राहत बचाव कार्य में लगा दिया जाएगा, बच्चे घर से निकलने से बंद हो जाएंगे, घर में कैद हो जाएंगे। तो ये सब समस्याएं हैं। हालांकि ठीक है, पहले से शिक्षा विभाग बहुत पटरी पर लौटा है और एक वातावरण बना है, मगर इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिन पर सरकार का ध्यान कम है,
वो सिर्फ जो रोड साइड के स्कूल हैं उनकी तो मरम्मत हो जा रही है, चमक दमक आ जा रहा है स्कूल भवनों में, मगर जो इंटीरियर में गांव के अंदर हैं, सुदूर इलाके में जो स्कूल भवन हैं वो आज भी वैसे ही जर्जर हैं। और उनका निर्माण भी हो रहा है तो ऐसा हो रहा है कि 6 महीने में फिर छत टपकने लगती है। तो इन सब चीज़ों की भी सख्त मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। हालांकि ये प्रशंसनीय है जो एस सिद्धार्थ कर रहे हैं कि जहाँ भी छात्र दिखते हैं वो उनसे फीडबैक लेते हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो इससे उनको सही कदम उठाने में और स्कूलों में एक वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। ये जानने में उनको मदद मिलेगी कि समस्या कहाँ है। पाठक जी का वेतन क्यों रुक गया? पाठक जी तो बड़ा हड़बोंग स्टाइल में काम करते थे, दूसरों का वेतन रोकते थे, मगर देखिए कि अब खुद उनका वेतन रुक गया। एक तो कि वो अचानक छुट्टी पर चले गए, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ राजस्व भूमि सुधार विभाग में, तो वहाँ नेम प्लेट भी लग गया उनके चैम्बर के आगे, मगर वो गए नहीं। फिर नेम प्लेट हटाया गया, फिर ट्रांसफ़र उनका हुआ रेवेन्यू बोर्ड में, राजस्व परिषद में उनका अध्यक्ष बनाया गया, वहाँ भी वो ज्वाइन नहीं किए। तो इसलिए उनका जून महीने का वेतन रोक दिया गया है। जो कल तक खुद दूसरों का वेतन रोक रहे थे, आज उनका वेतन रुक गया है। तो वो पाठक जी देखिए काम ठीक करते हैं, ईमानदार हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, मगर वो अनुशासन के दायरे को हमेशा तोड़ते रहते हैं, अनुशासन में नहीं रहते हैं। पाठक जी को गुस्सा किस बात का है? आखिर ज्वाइनिंग में उनको दिक्कत क्या हो जा रही? क्या शिक्षा विभाग से हटाया गया इस वजह से नाराज है? वो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं अपनी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, वो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि उनको क्यों वहाँ से चलता किया गया शिक्षा विभाग से। तो इसलिए वो नाराज़ हैं, तो अपनी अभिव्यक्ति का तरीका उनका यही है कि ज्वाइन नहीं करेंगे। अच्छा, अब लालू यादव ने कल आरजेडी के स्थापना दिवस में एक बड़ी बात कही है और बिहार की सियासत में केवल अब उसी बात की चर्चा हो रही है, हर नेता उसी पर जवाब दे रहा है। उन्होंने कहा है कि अगस्त के महीने में सरकार गिर जाएगी। अब सरकार गिर क्यों जाएगी, दिक्कत क्या है? लालू जी ने जो कहा है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं कि अगर लालू जी बोल रहे हैं तो बात में दम होगा। कांग्रेस अध्यक्ष को तो उनकी हाँ में हाँ मिलाना मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। जब उनके आका हाँ में हाँ मिलाते हैं लालू जी के, तो वो तो खैर प्रदेश के ही अध्यक्ष हैं। देखिए लालू जी कब क्या बोलेंगे, उनकी ख्याति यही है कि वो लोगों को इंटरटेन करते हैं, एक अच्छे इंटरटेनर हैं, गंभीर राजनेता से कम इंटरटेनर के रूप में ज़्यादा उनकी इमेज है। और वो कुछ चुटीली बातें बोल देते हैं कि चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं और सब जगह उनकी चर्चा होने लगती है। वो तो सरकार के न बनने की भविष्यवाणी कर रहे थे। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ वो कह रहे थे कि वहाँ इंडिया की सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी को दूल्हा बना रहे थे वो। तो सब कुछ हुआ, बारात निकली, मगर अंत में दूल्हा कोई और हो गया। तो लालू जी इसी तरह की बात कहने के लिए जाने जाते हैं। वो एक बार वो कहे कि अगर हमको आप लोग नहीं जिताइएगा तो हम अगली बार से आएंगे नहीं, प्रचार नहीं करेंगे चुनाव में। तो हार गए चुनाव, हार गए तो फिर लोकसभा चुनाव में फिर प्रचार करने गए। तो पत्रकारों ने पूछा कि आप तो कहे थे कि हम प्रचार करने नहीं आएंगे, हार जाएंगे चुनाव। तो कहा कि क्या कहें कि हम हार जाएंगे। तो इस तरह का वो हंसी मजाक का माहौल करते रहते हैं, मगर लालू जी की बातों को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं, कोई वजह नहीं है। उन्होंने भी जो बात कही तो उसमें कोई तर्क नहीं दिया, कोई वजह नहीं बताई कि सरकार क्यों गिर जाएगी। तो ये समर्थकों में जोश भरने के लिए और एक नकारात्मक माहौल बनाने के लिए, अनिश्चितता का माहौल बनाने के लिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। तो वो बार बार ये कहते हैं कि हम ही भाजपा को रोकेंगे, और भाजपा को जितना वो रोकने की कोशिश करते हैं उतनी भाजपा बढ़ती चली गई और तीसरी बार सरकार में आ गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी प्रधानमंत्री मोदी ने कर ली। तो ये ऐसे ही एक इसको चुटकुला समझना चाहिए और इस पर खूब हंसना चाहिए। लालू जी ने अब सरकार गिरने के भले ही भविष्यवाणी कर दी, लेकिन मुश्किल तो उनकी बढ़ गई है। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को कह दिया है कि आपको सप्लीमेंट्री चार्जशीट करना है तो 6 अगस्त के पहले कर दीजिए। हाँ, आज सुनवाई थी वहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट की अनुमति मांगी। वो जो नौकरी जो रेलवे में इन्होंने दी थी, हाँ, ज़मीन ले करके और नौकरी ग्रेड डी ग्रेड में नौकरी लोगों को लगवाई थी,
तो उसी सिलसिले में मामला चल रहा है, जांच पड़ताल भी हो रही, तो रोज़ नए नए तथ्य उसमें सामने आ रहे हैं। तो ईडी और सीबीआई दोनों उस मामले में जांच कर रही है और चार्जशीट हो चुका है उन पर, मगर उसके अलावे फिर एक अलग से चार्जशीट, पूरक चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांगी थी कोर्ट से ईडी ने। तो कोर्ट ने अनुमति दे दी कि ठीक है, 6 अगस्त तक आप फाइल कर दीजिए पूरक चार्जशीट, और 6 अगस्त को फिर सुनवाई होगी उसमें। तो उसके बाद चार्जशीट जब फाइल हो जाएगी तो हो सकता है चार्ज फ्रेम कर दिया जाए, उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाएंगी, हो सकता है गिरफ्तारी भी हो जाए, नए नाम भी आ सकते हैं। अभी तक तो उनके परिवार के कई लोगों के नाम जुड़ गए हैं उसमें, कुछ और नाम जुड़ सकते हैं नए चार्जशीट में। तो इससे मुश्किलें बढ़ेंगी। तो सरकार को गिराने वो चल रहे हैं, मगर कहीं ऐसा ना कि वो खुद फिर अंदर चले जाएं। तो ये अब देखिए, लालू यादव ने भले ही केंद्र सरकार पर चुटकी ली, सरकार गिराने की बात कही, लेकिन फिलहाल मुश्किल तो उनकी बढ़ सकती है। लेकिन इसी बीच रुपौली में विधानसभा का उपचुनाव, नीतीश कुमार और एनडीए के तमाम नेता एकजुट दिखाई दिए। कल चिराग पासवान भी वहां जाएंगे और उसके बाद 8 तारीख को बीमा भारती के पक्ष में प्रचार करने तेजस्वी यादव भी जाएंगे, मुकेश सहनी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा ही दिलचस्प नज़ारा रुपौली में 2 दिन तक आपको देखने को मिलेगा। 10 जुलाई को वोटिंग है, 13 जुलाई को रिजल्ट आने वाले हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।